अध्याय 2 रेशियो 500 वर्षों के ज्ञान के साथ अतीत में लौटना। किंवदंती में कहा गया है कि इस दुनिया में समय की एक नदी मौजूद है। ये दुनिया के समय के प्रवाह और संचलन का समर्थन करती है, और स्प्रिंग ऑटम सिकाडा की शक्ति का उपयोग करके कोई भी धारा के विपरीत यात्रा करके अतीत में लौट सकता है। इस पौराणिक कथा पर बहुत सारे विरोधाभासी विचार हैं। कई इसमें विश्वास नहीं करते और कुछ इसकी सच्चाई को लेकर संशय में हैं। कुछ ही लोग वास्तव में इस पर विश्वास करने की हिम्मत करते हैं, क्योंकि हर बार जब कोई स्प्रिंग ऑटम सिकाडा का उपयोग करता है तो उसे अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ती है, अपने पूरे शरीर और अपनी खेती को उसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रेरक शक्ति बनने देता है। ऐसी कीमत बहुत महंगी है, और जिस बात को लोग स्वीकार नहीं कर सकते वह यह है कि अपनी जान की कीमत चुकाने के बाद भी आपको यह नहीं पता होता कि परिणाम क्या होगा। इसलिए भले ही किसी के पास स्प्रिंग ऑटम सिकाडा हो, वे इसका इतने अंधाधुंध इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या होगा अगर अफवाहें झूठी थीं और यह सिर्फ एक घोटाला था? अगर आर्यन को ऐसी स्थिति में नहीं धकेला गया होता तो वह भी इसका इतनी जल्दबाजी में इस्तेमाल नहीं करता। लेकिन अब आर्यन पूरी तरह से आश्वस्त है, क्योंकि सच्चाई की वास्तविकता उसकी आंखों के सामने आ गई है और इसे नकारना असंभव था। वह वास्तव में पुनर्जन्म ले चुका है। ये तो बस अफसोस की बात है। शुरुआत से ही मैंने बेहिसाब प्रयास बर्बाद कर दिया था, लाखों लोगों को मार डाला था, यहाँ तक कि स्वर्ग को भी क्रोधित कर दिया था और लोगों के प्रतिशोध को उकसाया था, दुख और कई कठिनाइयों से गुजरा था ताकि अंततः इस अच्छे बक्सन को प्राप्त किया और परिष्कृत किया जा सके। आर्यन ने आह भरते हुए सोचा। भले ही उसका पुनर्जन्म हो गया था, स्प्रिंग ऑटम सिकाडा उसके साथ नहीं आया। हजारों जीवों में मनुष्य सबसे महान है। बक्सा स्वर्ग और पृथ्वी का सार हैं। बक्सन अजीब और रहस्यमय किस्मों के हजारों आकारों में आते हैं, उनकी गिनती करना असंभव है। कुछ बक्सन 1 या 2 या 3 बार उपयोग किए जाने के बाद पूरी तरह से गायब हो जाते हैं, और कुछ बक्सन को बार बार पुनः उपयोग किया जा सकता है जब तक कि इसका अपनी सीमाओं से अधिक उपयोग न किया जाए। ये कहा गया है कि यह संभव है कि स्प्रिंग ऑटम सिकाडा उन प्रकारों में से एक है जिसका उपयोग केवल एक बार हमेशा के लिए गायब होने से पहले किया जा सकता है। लेकिन अगर वह चला भी गया तो भी मैं दूसरा परिष्कृत कर सकता हूँ। मैंने इसे अपने पिछले जीवन में किया है, इस जीवन में क्यों नहीं कर सकता? दया के विचारों को एक तरफ रखने के बाद आर्यन के दिल में महत्वाकांक्षी और दृढ़ भावनाएं फूट पड़ीं। पुनर्जन्म लेने में सक्षम होना, इस तथ्य ने स्प्रिंग ऑटम सिकाडा के नुकसान को पूरी तरह से स्वीकार्य बना दिया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उसके पास कुछ कीमती था, इसलिए ऐसा नहीं था कि उसने सब कुछ खो दिया था। ये कीमती खजाना उसकी 500 साल की यादें और अनुभव थे। उसकी यादों में सभी प्रकार के खजानों और कीमती वस्तुओं की बहुतायत है जिन्हें इस समय किसी ने नहीं खोला है। सभी बड़ी घटनाओं और दुर्घटनाओं को वह इतिहास की नसों से आसानी से समझ सकता है। अनगिनत संख्या में हस्तियां हैं, कुछ छिपे हुए स्तरों के पूर्ववर्ती हैं, कुछ प्रतिभाशाली हैं, कुछ लोग अभी पैदा भी नहीं हुए हैं। इन 500 वर्षों के जीवन में गहन खेती और समृद्ध युद्ध अनुभव की यादें भी हैं। इन सभी यादों और अनुभवों के साथ उसने निस्संदेह समग्र स्थिति और आने वाले अवसरों को समझ लिया था। अच्छी योजना और निष्पादन के साथ वह बड़ी क्रूरता और भव्यता के साथ स्थिति को मजबूत कर सकता था। अब कोई समस्या नहीं थी कि वह दूसरों से एक कदम आगे बढ़ सकता था, उच्च सीमाओं को तोड़ सकता था। तो मैं ये कैसे करूँ? आर्यन अविश्वसनीय रूप से समझदार था। उसने खुद को संभाला और खिड़की के बाहर रात की बारिश का सामना करते हुए विचार किया। इस विचार से चीजें जटिल लगने लगीं। एक पल सोचने के बाद उसकी भौहें और गहरी सिकुड़ गईं। 500 साल का समय काफी लंबा था। उन लंबी उलझी हुई यादों का जिक्र न करें जिन्हें याद नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि खजानों के छिपे हुए स्थानों या लोगों के विशेष मुठभेड़ों को याद करना भी बहुत था, लेकिन मुख्य मुद्दा यह था कि स्थान लंबी दूरी पर अलग अलग थे और उन्हें समय समय पर एक्सेस या दौरा करना पड़ता था। सबसे महत्वपूर्ण बात खेती है। मैं अभी तक अपनी आदिम सागर भी नहीं खोल पाया हूँ, बक्सन मास्टर बनने के रास्ते पर कदम भी नहीं रखा है। मैं बस एक नश्वर हूँ। मुझे जल्दी करनी होगी और खेती करनी होगी, इतिहास को पकड़ना होगा और सबसे अच्छे लाभ के साथ अवसरों को हथियाना होगा। यह मत भूलो कि इन छिपे हुए खजाने के कई स्थान उचित नींव के बिना बेकार थे। इसके बजाय ये बस भेड़ियों के मांद में चलना होगा, मौत की तलाश में। आर्यन के सामने अभी समस्या खेती की थी। उसे अपनी नींव का स्तर जितनी जल्दी हो सके बढ़ाना था। अगर वह अपने पिछले जीवन की तरह धीमा होता तो वह बस बहुत देर कर चुका होता। जितनी जल्दी हो सके खेती करने के लिए मुझे कबीले के संसाधनों का उधार लेना होगा। मैं अभी जिस स्थिति में हूँ, मेरे पास खतरनाक पहाड़ों के पार आने जाने की कोई शक्ति या क्षमता नहीं है। यहाँ तक कि एक साधारण पहाड़ी सूअर भी मेरी जान ले सकता है। अगर मैं तीसरे स्तर के बक्सन मास्टर की खेती तक पहुँच सकता हूँ तो मेरे पास खुद को बचाने और पहाड़ छोड़ने का साधन होगा। एक 500 साल के व्यक्ति की आंखों से जिसने राक्षसी मार्ग में खेती की थी, एल्ब्रस पर्वत बस बहुत छोटा था, बक्सन गांव भी एक पिंजरे जैसा महसूस होता था।
लेकिन जबकि पिंजरे ने स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया, पिंजरे की मजबूत सलाखों ने एक निश्चित प्रकार की सुरक्षा भी प्रदान की। इस थोड़े समय के लिए मैं इस पिंजरे में ही रहूंगा। जब तक मैं तीसरे स्तर का बक्सन मास्टर नहीं बन जाता, मैं इस गरीब पहाड़ को छोड़ सकता हूँ। शुक्र है कि कल जागरण समारोह है, मैं जल्द ही बक्सन मास्टर के रूप में प्रशिक्षण शुरू कर पाऊंगा। जब उसने जागरण समारोह के बारे में सोचा तो पुरानी यादें जो उसके दिल में लंबे समय से दबी हुई थीं, फिर से सतह पर आ गईं। प्रतिभा, उसने व्यंग्य किया, उसकी निगाहें खिड़की से बाहर केंद्रित थीं। इस क्षण उसके कमरे का दरवाजा हल्के से खुला और एक युवा किशोर अंदर चला गया। बड़े भाई, तुम खिड़की के किनारे बारिश में क्यों खड़े हो? युवा पतला था, आर्यन से थोड़ा छोटा था। उसका चेहरा आर्यन की विशेषताओं से काफी मिलता जुलता था। जैसे ही आर्यन ने उस युवा की ओर मुड़कर देखा, उसके चेहरे पर एक जटिल भाव कौंध गया। तुम हो मेरे जुड़वां छोटे भाई। उसने अपनी भौहें उठाईं, उसका भाव फिर से उसी ठंडी उदासीनता में लौट आया। रोहन आहूजा ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपने पैर की उंगलियों को देखा। यह उसकी खासियत है। मैंने देखा कि बड़े भाई की खिड़की बंद नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अंदर आकर उसे बंद कर दूं। कल जागरण समारोह है, बहुत देर हो चुकी है और तुम अभी तक सोए नहीं हो बड़े भाई। अगर चाचा और चाची को पता चला तो वे शायद चिंतित होंगे। रोहन आर्यन की ठंडक से हैरान नहीं था। जब वह छोटा बच्चा था तब से उसका बड़ा भाई हमेशा ऐसा ही रहा है। कभी कभी वह सोचता था, शायद एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसा ही होता है, साधारण लोगों से काफी अलग होता है। भले ही वह अपने बड़े भाई जैसा दिखता था, उसे लगता था कि वह एक चींटी की तरह साधारण है। वे एक ही गर्भाशय से एक ही समय में पैदा हुए थे, और फिर भी स्वर्ग इतना अनुचित क्यों है? उसके बड़े भाई को चमकदार प्रतिभा से नवाजा गया था, जबकि वह खुद एक पत्थर की तरह साधारण था। उसके आसपास के सभी लोग कहते थे, यह आर्यन का छोटा भाई है, जब वे उसका उल्लेख करते थे। उसकी चाची और चाचा उसे लगातार अपने बड़े भाई से सीखने के लिए कहते थे। कभी कभी जब वह दर्पण में देखता था तो उसे अपना चेहरा देखकर घिन आती थी। ये विचार कई सालों से चल रहे थे, दिन रात उसके दिल में गहराई से जमा हो रहे थे। उसके दिल पर एक विशाल पत्थर की तरह दबाव डालते हुए इन कुछ वर्षों में रोहन का सिर और नीचे झुकता गया और वह और शांत भी होता गया। चिंतित अपनी चाची और चाचा के विचार पर आर्यन चुपचाप हंसा। उसे अभी भी स्पष्ट रूप से याद था कि इस दुनिया के माता पिता दोनों ने कबीले के एक मिशन में अपनी जान गंवा दी थी। जब वह केवल 3 साल का था तो वह और उसका छोटा भाई अनाथ हो गए। पालन पोषण के नाम पर उसकी चाची और चाचा ने उसके माता पिता द्वारा छोड़ी गई विरासत को हड़प लिया, जबकि उसके छोटे भाई और खुद के खिलाफ कठोर व्यवहार किया। उसने मूल रूप से सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति बनने की योजना बनाई थी, यहाँ तक कि अपनी क्षमताओं को छिपाने और समय बिताने की भी योजना बना रहा था। हालांकि उसका जीवन कठिन था, जिससे आर्यन के पास अपनी कुछ प्रतिभाओं को उजागर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। तथाकथित प्रतिभा केवल एक परिपक्व और बौद्धिक आत्मा है जो पृथ्वी की कुछ लोकप्रिय प्राचीन कविताओं को अपने साथ ले जाती है। इससे वह लोगों को चौंकाने और ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा। बाहरी दुनिया के दबाव के कारण युवा आर्यन ने खुद को बचाने के लिए एक ठंडा उदासीन भाव रखने का फैसला किया, किसी भी रहस्य को उजागर करने की संभावना को कम किया। समय के साथ ठंडक एक आदत बन जाएगी जिसे वह व्यक्त करने का आदी था। इस प्रकार उसकी चाची और चाचा अब उस पर और उसके छोटे भाई पर कठोर नहीं थे। जैसे जैसे साल बीतते गए और वे बड़े होते गए, भविष्य अधिक आशावादी और बेहतर व्यवहार बढ़ता गया। ये प्रेमी नहीं था, बल्कि एक प्रकार का निवेश था। ये कितना हास्यास्पद है कि उसके छोटे भाई ने इस सच्चाई को कभी नहीं देखा। उसे न केवल उनकी चाची और चाचा ने धोखा दिया, बल्कि उसने अपने अंदर रिजेंटमेंट्स भी दबाने शुरू कर दिए। हालांकि वह अब एक अच्छे स्वभाव वाले और ईमानदार लड़के जैसा दिखता था। आर्यन की यादों में जब उसके भाई को एक ग्रेड की प्रतिभा पाया गया तो कबीले ने उसे अपनी पूरी कोशिश से पालने में बहुत प्रयास किया। उसके बाद सभी दबे हुए रिजेंटमेंट्स और ईर्ष्या और नफरत अंदर से बाहर निकल गई, और कई बार रोहन अपने ही बड़े भाई को निशाना बनाता, दबाता और जीवन को मुश्किल बनाता था। जहां तक उसके अपने ग्रेड की बात है तो वह केवल सी ग्रेड की प्रतिभा थी। भाग्य मजाक खेलना पसंद करता था। जुड़वां बच्चों की एक जोड़ी बड़े वाले के पास केवल सी ग्रेड की प्रतिभा थी, लेकिन 1 दर्जन साल तक एक प्रतिभाशाली के रूप में जाना जाता था। छोटा वाला, जिसे हमेशा अनदेखा किया जाता था, उसके पास इसके बजाय एक ग्रेड की प्रतिभा थी। जागरण समारोह के परिणामों ने कबीले को चौंका दिया था। उसके बाद दोनों भाइयों का व्यवहार अचानक उलट गया था। छोटा भाई स्वर्ग में उठते हुए एक अजगर जैसा था, बड़ा भाई पृथ्वी पर गिरे हुए एक फीनिक्स जैसा था। उसके बाद उसके अपने छोटे भाई से कई कठिनाइयां और परेशानियां आईं। उसकी चाची और चाचा की ठंडी आंखें, कबीले के लोगों का तिरस्कार। क्या उसे इससे नफरत थी? आर्यन को अपने पिछले जीवन में इससे नफरत थी। उसे अपनी प्रतिभा की कमी से नफरत थी। उसे नफरत थी कि कबीला कितना हृदयहीन था। उसे नफरत थी कि भाग्य कितना अनुचित था।
लेकिन अब अपने 500 साल के जीवन अनुभवों के साथ इस मार्ग पर फिर से विचार करने के लिए उसका दिल वास्तव में शांत था, नफरत का एक भी निशान नहीं था। रिजेंटमेंट से क्या हासिल होगा, इसे दूसरे दृष्टिकोण से सोचते हुए वह अपने छोटे भाई, चाची और चाचा, यहाँ तक कि 500 साल बाद के उन दुश्मनों को भी समझ सकता था जिन्होंने उस पर हमला किया था। मजबूत कमजोर को खाते हैं, योग्यतम का अस्तित्व, ये हमेशा इस दुनिया के नियम रहे हैं। हर किसी की आत्मा महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हमेशा अवसरों को हथियाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। सभी युद्ध और हत्याओं के बीच क्या नहीं समझा जा सकता है। 500 साल के जीवन अनुभव ने उसे ये सब समझने में बहुत पहले ही मदद कर दी थी, अमरता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले दिल के साथ। अगर कोई उसकी इस खोज को रोकने की कोशिश करता है तो चाहे वह कोई भी हो, वह उसे मार डालेगा और उससे गुजरेगा। उसके दिल में आकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं, इस रास्ते पर चलना दुनिया को अपना दुश्मन बनाना था और यह अकेला होना तय था, मारना तय था। ये 500 साल के जीवन का निष्कर्ष था। बदला लेना मेरा इरादा नहीं है, राक्षसी मार्ग समझौता नहीं करता है। इसके साथ ही वह हंसे बिना नहीं रह सका और अपने छोटे भाई को एक हल्की सी झलक दी। तुम जा सकते हो। रोहन का दिल हिल गया क्योंकि उसे लगा कि उसके भाई की आंखें बर्फ के ब्लेड की तरह तेज थीं, जो उसके दिल के सबसे गहरे हिस्सों में घुस रही थीं। ऐसी निगाह के नीचे उसे लगा जैसे वह बर्फ में नग्न था, कोई रहस्य छिपाने में असमर्थ था। तो मैं कल मिलता हूँ बड़े भाई। और कुछ कहने की हिम्मत न करते हुए रोहन ने धीरे धीरे दरवाजा बंद कर दिया और चला गया।